अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अकाउंट्स, ऑडिटिंग और फाइनेंस फील्ड से वाबस्ता हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं या जॉब सीख कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड है, कॉमर्स के रिलेटेड बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, सीए, सीसीआईसीएम में या बाकी भी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अकाउंट्स, ऑडिटिंग, फाइनेंस के साथ जो टैक्सेशन का काम है वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना है, चाहे वो कंपनी हो, एओपी हो, इंडिविजुअल हो, उनकी रिटर्न्स किस तरह से फाइल करनी है, रिफ़ंड किस तरह से क्लेम करने हैं, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स किस तरह से फाइल करनी है, और इवन अगर डिपार्टमेंट एफबीआर की तरफ से आपको कोई नोटिस आता है तो उसको एड्रेस किस तरह से करना है। तो ये चंद चीज़ें आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फील्ड में अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं या एक्सेल करना चाहते हैं। तो कंपनीज़ की डिमांड भी यही होती है कि आपको अकाउंट्स के साथ टैक्सेशन का काम ज़रूर आए। इसीलिए प्रोफेशनल लेगेसी आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करने जा रहा है और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो ऑडिट फर्म में टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में वो टैक्स मैटर्स को देखते हैं प्रैक्टिकली और इंशाल्लाह वो आपको फुली ट्रेन कर रहे होंगे। अभी जो अगला सेगमेंट होगा इसमें वो ओवरव्यू भी देंगे और आपको एक डेमो देंगे कि किस तरीके से, क्योंकि जो एफबीआर का सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है और आईआरआईएस पे आपकी सारी रिटर्न्स फाइलिंग होती हैं और बाकी भी जो एक प्रोसीजर होगा वो आपको ओवरव्यू देंगे। तो आपने ये कंप्लीट ट्रायल क्लास आप इसे कह लें, ओरिएंटेशन कह लें, आपने ये कंप्लीट देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इस कोर्स में क्या सीखने जा रहे हैं। ये सिर्फ रिटर्न फाइलिंग नहीं है, ये एक फुल फ्लेज इनकम टैक्स के रेलिवेंट प्रैक्टिकल कोर्स है जिसको करने के बाद इंशाल्लाह आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप टैक्स मैटर्स को खुद ही सॉल्व कर सकें और आपको इसमें फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आपने इस क्लास का कोई भी एक सेकंड मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच, ये क्लास ज़रूर देखिएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to orientation class of practical training course in income taxation. My name is मोहम्मद नुमान भट्ट और मैं इस कोर्स का ट्रेनर हूँ। आई एम टैक्स कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन और मेरा इस फील्ड में 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज की इस क्लास का मकसद ये है कि आपको बताया जाए इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इस कोर्स के आउटलाइन के बारे में, किस तरह हम इसको लेकर चलेंगे, क्या इसके आउटकम्स होंगी, क्या आप इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। सो विदाउट फर्दर एड्यू आज का ये जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के ऊपर। जो टैक्स है ये एक किस्म से ड्यूटी है, एक बर्डन है जो कि आवाम पे डाला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपने उनको देना होता है। अब इसकी जो कलेक्शन है उसका मकसद ये होता है कि जो गवर्नमेंट है इससे फिर आगे फर्दर अपने फंक्शंस को भी फाइनेंस करती है और जो भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपके चीज़ें करनी होती हैं, सच एज हाउसिंग हो गया, फूड के लिए हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूलिंग हो गई, तो उनके ऊपर जितना भी खर्चा आता है वो थ्रू टैक्स फाइनेंस हो रहा होता है। अगर टैक्स कम होगा तो फिर जो भी एक्सपेंडिचर जो उससे फाइनेंस नहीं हो पा रहे होंगे वो फिर रिमेनिंग उनको फिर बोरो करने पड़ते हैं पैसे। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारा जो 50% है वो सोर्स जो है वो टैक्स का है और इसमें जो मेजर चंक है वो इनकम टैक्स का आता है, वो 40% के करीब है जो हम देखेंगे। अच्छा, जो टैक्स होते हैं नहीं, 2 किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनको हम सारा कुछ डिटेल में इंशाल्लाह आगे जाके कोर्स में देखेंगे। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक ऐसा टैक्स है जो कि आपकी इनकम पे डायरेक्टली नहीं लग रहा होता। बिलफर्ज आप बाहर जाते हैं, कोई चीज़ परचेज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सेल टैक्स का एलिमेंट शामिल होता है, ठीक है। यहाँ फिर आप गए हैं किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह पे, वहाँ पे भी आपने देखा होगा सेल टैक्स बिल में ऐड करके चार्ज करते हैं, तो वो आप उनको सेल टैक्स दे रहे होते हैं। ये जो सेल टैक्स आप उनको देते हैं ये फिर आगे गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये इनडायरेक्टली वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। जबकि डायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉफिट दैट यू हैव मेड, ठीक है। तो बेसिकली आपने अगर डायरेक्टली खुद पेमेंट की गवर्नमेंट को तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्टली किसी ने आपसे कलेक्ट करके आगे की तो इनडायरेक्ट टैक्स में चले गए। तो अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, जो गवर्नमेंट है उसने फिर एक अदारा बनाया हुआ है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो टैक्स है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो, ठीक है ना। जो उसने लॉज, क्योंकि देखें जो भी टैक्स की कलेक्शन होनी है उसके पीछे कोई ना कोई लॉ होगा, कोई ना कोई रूल होगा, कोई ना कोई रेगुलेशन होगी, तो उसके लिए उन्होंने फिर इनकम टैक्स के लॉज बनाए हैं जिसके तहत आपने जो टैक्स है वो उनको देना होता है।
तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसको वो FBR कहते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस अथॉरिटी का काम ये है कि ये एक तो ये इम्प्लीमेंट करे जितने भी टैक्स के लॉज हैं, और फर्दर ये कलेक्ट करे आपसे रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ टैक्स। तो अब जो एक आम पर्सन है जिसके पास इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है, हु इज़ नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, he cannot file his returns before the FBR, और वो इस मामले में उसको असिस्टेंस चाहिए। उसके लिए वो फिर कंसल्टेंट के पास जाएगा, उसके लिए वो किसी एक एक्सपर्ट के पास जाएगा जिसको आता होगा। कल को अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है और उसको कोई नोटिस वगैरह आता है तो उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए भी किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कोर्स में हम लोग इनकम टैक्स लॉज के ऊपर बात करेंगे, उनको सीखेंगे, उनको समझेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह आपने जो टैक्स है उसके मैटर्स को लेके चलना। तो आगाज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे बात करें इस कोर्स की, तो इसका मकसद ये है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाए इनकम टैक्सेशन की, और इंतहाई रीज़नेबल टाइम में। हमारे जो लेक्चर होंगे ये 12 लेक्चर होंगे। ये ऑन एवरेज आपका एक लेक्चर जो है वो कभी 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, तो इस तरह वो चलेंगे, और ये 12 लेक्चर होंगे। इन टोटल आपके 24 आवर्स के करीब ये लेक्चर्स बनते हैं। तो इनके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, यानी एप्लाइड प्रोसीजर तक लेकर जाएंगे। आपको सिनेरियो बेस सारा काम सिखाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ जो होगी वो प्रैक्टिकल होगी, ठीक है। हम आपको कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवा रहे होंगे कि आपने कल को जाकर कोई पेपर देना है। हम बेसिकली आपको एक स्किल दे रहे होंगे ताकि कल को अगर आपने कहीं पे जॉब करनी है, ठीक है, अपनी कंसल्टेंसी करनी है, तो आप वो कर सकें। आपको हम बेयर एक्ट से पढ़ाएंगे। बेयर एक्ट में हम लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स उनका इस्तेमाल करते हुए, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसको सीखेंगे। फर्दर अगर बात की जाए किसके लिए कोर्स है, तो ये जो कोर्स है इसको बनाया ही कुछ इस तरह गया है कि अगर आपने पहले इनकम टैक्स नहीं पढ़ा हुआ तब भी अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको बिल्कुल भी उसकी नो हाउ नहीं है, तब भी आप जो हैं इसके अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं, यानी अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं फिर तो ऑल वेल एंड गुड, आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स की डिक्लेरेशन हैं, फाइलिंग्स हैं, उसमें जो बेसिक चीज़ है वो है अकाउंट्स, ठीक है ना। आप एक कंपनी अगर आपकी है तो उसको आपने अकाउंट्स बनाने हैं, इस अकाउंट्स की बेस पे आपने फिर उसकी फाइलिंग करनी होती है रिटर्न में। यकीनन उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट करते हैं एज पर द इनकम टैक्स लॉस, और फिर उसके बाद हम टैक्सेबल इनकम जो है वो ड्राइव करते हैं जिसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है। तो अगर आप फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक मस्ट हैव स्किल हो गई है, ठीक है। उसके बगैर आपको कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो एज सच एंटरटेन नहीं कर रहा होता। वो मल्टी टैलेंटेड लोगों को ढूंढते हैं। अकाउंट्स एंड फाइनेंस से अगर आपका ताल्लुक है तो आपको ये मस्ट स्किल आपको चाहिए, उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि कंपनीज़ ने मोस्टली तो अपना पहली बात है टैक्स का सेपरेट डिपार्टमेंट भी नहीं बनाया होता। जो कंसल्टेंट को भी इन्होंने अगर आउटसोर्स की होती हैं सारी कंप्लाइंसेस वगैरह, लेकिन उसमें आपने लिएज़ॉन के तौर पे काम करना होता है उनके साथ, उनको डाटा वगैरह प्रोवाइड करना है। तो अगर आपको नहीं आइडिया होगा टैक्स का तो आप फिर उसको प्रॉपर्ली असिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यहाँ फिर आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी काम कर सकते हैं। बस ये है कि आपको 1 साल जो है वो किसी प्रैक्टिशनर के साथ काम करना पड़ेगा, आइदर इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है जिनका जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल से ज़्यादा है। तो अगर आप उनके साथ 1 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो कोई कॉमर्स की है जिसके अंदर आपने अकाउंट्स और इनकम टैक्स लॉ को पढ़ा हुआ है, आप लॉयर की डिग्री है आपके पास, यहाँ फिर आपके पास जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से आपका ताल्लुक है लेकिन आपने इनकम टैक्स लॉस को उसमें पढ़ा हुआ है और अकाउंटिंग को पढ़ा हुआ है। फर्दर आपने अगर सीए इंटर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ फिर आप ICMA बॉडी के और आपने पार्ट 3 क्लियर किया हुआ है, तो उस केस में फिर आप वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर लाइसेंस आफ्टर 1 ईयर। तो इस तरह वो आप प्रैक्टिस की तरफ भी मूव कर सकते हैं। फर्दर ये है कि आप प्रैक्टिकली देखें तो जब आप ये कोर्स लेकर निकलेंगे तो आपके पास यकीनन कोई लिस्टेड क्लाइंट तो ऐसा नहीं आएगा,
तो आप वही इंडिविजुअल्स वगैरह को देख रहे होंगे, छोटी मोटी कंपनीज को देख सकेंगे, उनकी रिटर्न्स को फाइल कर सकेंगे, उनकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल कर सकेंगे, ठीक है। उनको आप असिस्ट कर सकेंगे बिफोर दी एपलेट अथॉरिटीज़, ठीक है ना, बिफोर दी रेवेन्यू अथॉरिटीज़, जो भी उनकी कंप्लाइंस वगैरह उसमें आप असिस्ट कर पाएंगे, आप अपने केसेस को हैंडल कर सकेंगे। तो इस तरह जो ये कोर्स है ये आपको वेल वर्स कर देगा विद इनकम टैक्स सेशन। सो जो लॉज की बात की जाए तो हम लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स और जो SROs हैं उन पे बात करेंगे, सर्कुलर्स पे, नोटिफिकेशंस पे और जो केस लॉज हैं उनके ऊपर। आउटकम की बात की जाए, एक तो ये कि आपको इनकम टैक्सेशन की इंशाल्लाह प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकेंगे, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर सकेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट्स फाइल कर सकेंगे, आया कंपनी हो, इंडिविजुअल हो या AOP, जो भी उनकी डिपार्टमेंटल नोटिस होते हैं, तमाम किस्म की हम कंप्लाइंसेस देख रहे होंगे इस कोर्स के अंदर, उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो क्या नोटिस भेजते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्डर आ जाता है, आपके अगेंस्ट आ जाता है, तो उसके अगेंस्ट अपील कैसे फाइल करनी है, उसको कैसे हैंडल करना है, स्टे कैसे लेना है, एग्जाम्पशन कैसे फाइल करनी है, कैसे एग्जाम्पशन ऑब्टेन करनी है, कैसे रिफंड क्लेम करने हैं, जो भी आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शन है उसमें कहाँ कहाँ टैक्स जो है, इनकम टैक्स है उसका रोल आ रहा है, कहाँ कहाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, किस तरह आपने ट्रांजैक्शंस को लेके चलना है पूरा साल, ताकि आप ईयर एंड पे फिर उनको प्रॉपर्ली आगे रिपोर्ट कर सकें। तो ये हमारी लर्निंग आउटकम्स होंगी इस कोर्स के हवाले से। आउटलाइन की बात की जाए तो सबसे पहले ना हम लोग आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे इनिशियल मॉड्यूल्स में, उसके बाद फिर जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो लगेगा कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में, ठीक है ना, कि इनकम कैसे कंप्यूट करनी है अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। तो वो हम फिर बारी बारी सारे हेड्स करेंगे और जिस हेड को कंप्लीट करेंगे उससे जो रेलेवेंट एक इनकम टैक्स रिटर्न है वो फिर हम IRS पे फाइल करना सीखेंगे। आज भी इंशाल्लाह जब हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज़रा आइडिया मिल जाए कि किस तरह आपने रिटर्न बनानी है, किस तरह फाइल करनी है, ज़रा एक थोड़ी बेसिक आपको इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए। फर्दर जो इससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सच एडवांस टैक्स का हो गया, मिनिमम टैक्स का हो गया, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स का हो गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में, इसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है। फर्दर विदहोल्डिंग टैक्स, जिसने आपको बताया विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना, रेट्स क्या हैं, एग्जेम्पशन कैसे लेनी है, विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है, उसके ऊपर हम बड़े डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। पेनल्टीज़ पे बात होगी, ठीक है ना। एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न वो हम साथ साथ हेडवाइज देख रहे होंगे, जबकि जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो फिर हम एंड पे आके फाइल करना सीखेंगे। किस तरह आपने इनकम टैक्स चालान बनाना है, ठीक है ना। आपने अगर किसी की विदहोल्डिंग की है तो उसकी आपने पेमेंट जमा करवानी है, या आपने अपना टैक्स जमा करवाना है, आपकी ने कोई पेनल्टी जमा करवानी है, डिफ़ॉल्ट और चार्ज जमा करवाना है, तो उसका कैसे चालान बनेगा, अपील फाइलिंग की फ़ी कैसे जमा होगी एंड सो ऑन। इसी तरह अगर कोई नोटिस वहाँ से आ जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, स्टे या अपील कैसे फ़ाइल करेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड कैसे क्लेम करेंगे। अच्छा, तो मैंने अभी एक ओवरव्यू सा बनाया है। इसका मकसद ये है कि आपको ज़रा आइडिया हो जाए एक ओवरऑल प्रोसेस का, और तकरीबन इसी फ्लो में हम लोग अपनी भी जो लेक्चर्स हैं उनको लेकर चलेंगे। तो चाहे आपने ये कोर्स नहीं भी लेना, लेकिन ये होगा कि इस लेक्चर के बाद आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी अबाउट दी इनकम टैक्स और किस तरह वो इम्पेक्ट कर रहा है एक कंपनी को। सो जस्ट लाइक एनी अदर अथॉरिटी, आपको FBR के साथ भी रजिस्टर होना पड़ता है। एक कंपनी आप बनाते हैं तो SCCB के साथ रजिस्टर होती है, पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत वो आप रजिस्टर करवा रहे होते हैं एंड सो ऑन। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपने अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर करवाना है। सो लेट्स से अगर कंपनी और रजिस्टर हो गई है और पूरा साल वो ऑपरेशंस अपने परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है विदहोल्डिंग का, कि जब भी वो पेमेंट कर रही होती है किसी को तो वो उसमें से टैक्स काट के पेमेंट करती है। सो एक तरह से जो गवर्नमेंट है वो उसने ये एक पे एज यू गो वाला मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ताकि उसको जो टैक्स है वो पूरा साल ही थोड़ा थोड़ा चंक्स में मिलता रहे। फर्दर ये है कि इसके और भी बड़े बेनिफिट्स हैं, सच ए ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस, ये फिर हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडवांस टैक्स आपको देना पड़ता है कि आप यकीन आपने अब जिस रिटर्न है वो साल में एक दफ़ा फाइल होती है और होती भी साल के एंड पे है, और जो ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड होते होते तकरीबन आपको 6 माह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं।
तो उस वजह से क्या होता है कि फिर जो गवर्नमेंट है उसको डिले हो जाता है, जो उसको रेवेन्यू मिलना होता है, लेकिन खर्चा तो पूरा साल होना है। तो उसके लिए उन्होंने फिर उसी तरह एडवांस टैक्स का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ताकि वो आप क्वार्टरली इन ट्रेंचेस उनको आप पेमेंट करते रहें। यानी आपको पता चल गया भी 3 महीने में मैंने 100 रुपये कमा लिए हैं, इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है। अगर पूरा साल का देखूँ तो मैं 400 रुपये कमाऊँगा, तो 400 रुपये के ऊपर इतना टैक्स आया, तो लिहाजा 100 रुपये पे इतना टैक्स बनता है, तो ये मैं इनको अभी आज दे दूँगा। तो इस तरह क्वार्टरली बेसिस में इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में उनको 4 हिस्सों में टैक्स पहले ही फ्राहम कर देंगे। तो फर्दर आप एग्जाम्पशन की बात करें, जिस तरह आप लोगों का टैक्स काट रहे हैं, तो आपकी तरफ भी जब भी पेमेंट आएगी, क्योंकि आपने अगर कोई गुड सेल की है तो उसके ऊपर भी टैक्स कटना है, ठीक है ना। अगर अगला बंदा विद होल्डिंग एजेंट है और वो अमाउंट ऐसी है जिसके ऊपर विद होल्डिंग मस्ट है, तो वो भी आपकी सेल के ऊपर विद होल्डिंग करके आपको पेमेंट करेगा। तो आप इस चीज़ से एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं कि भाई मेरी विद होल्डिंग ना की जाए, तो उसकी आपने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, वो हम आपको समझाएं किस तरह आप वो ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई नोटिस वगैरह आता रहे, ठीक है ना। अगर आपने उदाहरण था कोई पहले रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें कोई मसला है, तो उसके हवाले से यहाँ पर आपकी ऑडिट की सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, तो उसके हवाले से आपको नोटिस आ सकता है कि आपने उनको डाटा प्रोवाइड करना है। तो इस तरह वो ड्यूरिंग द ईयर आपकी ये काम चलते रहते हैं। इसके साथ साथ आप यकीनन ट्रांजैक्शंस भी कर रहे होते हैं, उनके अंदर आप फिर देख रहे होते हैं कि कहाँ पे टैक्स का जो है वो रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने उसको ट्रांजैक्शन को टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है। अब जब ये एंड हो जाता है तो आप का एक प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ठीक है ना, एक इनकम की अमाउंट आएगी, फिर आप उसको अंडर दी इनकम टैक्स लॉस देखेंगे कि आया इसके ऊपर टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है। जो हमारा कोर्स है उसके अंदर जो मेजर चंक होगा वो इसी चीज़ पे जाएगा कि जो टैक्सेबल इनकम है या इनकम है जिसके ऊपर टैक्स कंप्यूट होना है वो कैसे कंप्यूट होनी है, ठीक है ना, और उसके ऊपर क्या टैक्स लगना है, ताकि हमें जो फाइलिंग है हमारी वो बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपकी फाइलिंग ठीक है तो फिर बाद में वो जैसा मर्जी आपसे डाटा मांग लें, आप उनको अगर प्रोवाइड कर सकेंगे ईजीली, और फर्दर आपका जो ऑर्डर है वो आपके अगेंस्ट जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि आपने डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक की होगी। तो जो हमारा मेजर चंक है इस कोर्स का वो इसी चीज़ पे जाएगा कि रफली लगा लें 50% जो होगा हमारा वो जो टाइम होगा वो कंज्यूम होगा ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयरऑन। तो आपने टैक्स कंप्यूट किया और एनुअल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर देंगे, और अगर इंडिविजुअल हैं तो साथ में आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो उसको वो आगे जाके आपको बता देंगे कि भाई एग्जेम्पशन किस केस में होती है, किस केस में नहीं होती है, एंड सो ऑन। अब आपने रिटर्न फाइल की, अगर आपका जो टैक्स था, जिस तरह आपकी किसी ने विद होल्डिंग ज़्यादा कर ली हुई थी, ठीक है ना, या आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा दे दिया हुआ था, कोई आपने ऐसी ट्रांजैक्शन की जिसमें आपकी कलेक्शन ज़्यादा हो गई, तो उस वजह से आपका रिफंड स्टैंड कर गया, ठीक है। तो वो जो रिफंड है वो आपने कैसे क्लेम करना है, वो ईयर एंड पे हो रहा होता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन की, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल की, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर जब विद होल्डिंग करते हैं किसी की तो आपने उसको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करते हैं, ठीक है। तो वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की, आपने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए, एडवांस टैक्स की पेमेंट्स की, इन पेमेंट्स को करने के लिए आपने इनकम टैक्स चालान्स बनाए, ठीक है ना। फिर अपनी ईयर एंड के बाद आपने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, उसके ऊपर आने वाले रिफंड को क्लेम किया। अब आपकी जो डिक्लेरेशन है इसको सेल्फ असेसमेंट कंसिडर किया जाता है, यानी मैं खुद ही डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसके अगेंस्ट वो मान लेते हैं कि हाँ जी आपने सब ठीक कहा, और एक ऑर्डर इशू कर देते हैं। फिर लेटर ऑन वो आपका ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको अमेंड कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत पेश आए तो, या उनको लगे कि जी यहाँ पे डिक्लेरेशन का कोई इशू है, तो फिर उस केस में आपको नोटिस भेज के, यानी वो डिपार्टमेंट अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करके उसको अमेंड भी कर सकता है। तो अगर वो ऑर्डर आपके अगेंस्ट आया तो आप उसके अगेंस्ट अपील यहाँ पर स्टे भी फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो नोटिस की अगर बात की जाए तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी विद होल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, तो आपने जब विद होल्डिंग की किसी की और फिर विद होल्डिंग स्टेटमेंट में बताया कि भी मैंने इसका इस महीने में इतना टैक्स काटा था और वो मैंने जमा करवा दिया, तो ये डाटा वो आपसे मांग के देख सकते हैं कि आया जो आपने पेमेंट्स की उसके ऊपर प्रॉपरली टैक्स काटा कि नहीं काटा, जो रेट्स बताए थे वो ठीक था कि नहीं, जो टाइमिंग बताई थी कब काट के कब जमा करवाना है उसके मुताबिक हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर वो आपको पेनल्टीज़ लगाएंगे अगर आपने स्टेटमेंट नहीं फाइल की, ठीक है ना। लेट फाइल किया तो डिफ़ॉल्ट आपसे लेंगे, ठीक है ना। आपने लेट सबमिशन करवाई है जो टैक्स है उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट आपसे लेंगे।
आपने अगर टैक्स ही नहीं काटा तो वो आपसे रिकवर करेंगे, ठीक है। फर्दर वही एडवांस टैक्स का आपको नोटिस आते रहेंगे। आपकी इन केस अगर उन्होंने असेसमेंट अमेंड करनी हो तो उसका नोटिस आ सकता है। ऑडिट में आपकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। रेक्टिफाई कर सकते हैं वो आपकी जो डिक्लेरेशन है उसे। अब अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर आया है तो आपको फिर कमीशन अपील्स के पास उसके अगेंस्ट जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैं उनके पास अपील फाइल करने का इख्तियार है। अगर वो भी आपकी नहीं सुनते, ठीक है ना, वहाँ पे भी आपके अगेंस्ट फैसला आया है तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके ऊपर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है इन केसेस। सो उसके अंदर एक फर्दर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस सारे एपलेट की जगह आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी किसी थर्ड पार्टी के पास जो कि इनके थ्रू डेजिग्नेटेड होती है कि आप उनके पास जाके अपना जो केस का है वो फैसला करवा लें। तो आपके पास ये भी एक इख्तियार मौजूद है कि आप कमीशन एंड रेवेन्यू अपील्स वगैरह के पास जाने के बजाय आप किसी थर्ड पार्टी जो कि उन्होंने खुद डेजिग्नेट की हुई है उनके पास जाके भी अपना जो फैसला वो करवा सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो ये कोर्स है हमारा, ये मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किया हुआ। ये टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें इनिशियली जो 2 मॉड्यूल्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं। उसके बाद जो 3 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर हम 5 हेड्स ऑफ इनकम और उसके ऊपर कैसे कंप्यूटेशन होगी, उसकी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी, उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो सीखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल एफ है, उसके अंदर एडवांस टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज लोडिंग स्टेटमेंट और फिर एट दी एंड हम लोग वो प्रोसीडिंग्स हैं और जो फाइलिंग्स हैं उनके हवाले से देख रहे होंगे। तो जिस तरह अभी हमने वो एग्जांपल देखी तो उसी फ्लो में हम लोग जो ये सारे लेक्चर्स हैं वो बने हुए हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन तो नहीं है, एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ एक कंपनी का, और उसकी जो रिटर्न है वो किस तरह फाइल होगी और किस किस्म का उसको जो नोटिस है आगे से वो आ सकता है फ्रॉम दी रेवेन्यू अथॉरिटीज़। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, थोड़ा आईआरएस को जाकर विजिट करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी बेसिक मज़ीद अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये आईआरएस क्या है, कैसे फाइलिंग हो रही है, कैसे कॉम्पिटिशन हो रही है, ठीक है। तो आइए उसे देखते हैं। सो वी हैव अ कंपनी ए, इसकी जो सेल है वो 1 बिलियन के करीब है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल उसने परचेज़ किया उसके ऊपर 500 मिलियन का खर्चा आ गया, वेजेस पे 100 मिलियन का, गैस पावर के खर्चे हुए, डेप्रिसिएशन 100 मिलियन की आई। तो जो उनका जीपी है 215 मिलियन आ गया, जबकि जो रेंट है वो 45 मिलियन है, सैलरी 70 मिलियन और जो नेट प्रॉफिट है वो 100 मिलियन है। तो सबसे पहला काम प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है आपने, ठीक है, चाहे कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो अभी उसकी हम छोटी सी एग्जांपल देख रहे हैं। तो आपने देखा जी प्रॉफिट आया हमारा 100 मिलियन, जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉफिट की कैलकुलेशन जस्ट लाइक दैट आपने की, इस वक्त कोई नई चीज़ नहीं थी, ठीक है। उसी तरह एक बैलेंस शीट होती है, ठीक है। हमारे केस में जी हमारी जो रिटर्न ऑन वैल्यू आ रही है प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की वो 666 मिलियन है। ट्रेड डेटर की अमाउंट लिखी हुई है, इन्वेंट्री, कैश और नीचे इक्विटी और लायबिलिटी है। तो जस्ट लाइक एक नॉर्मल कंपनी है जिसके प्रॉफिट एंड लॉस होता है और बैलेंस शीट होता है, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस करता है तो उसकी भी बिल्कुल इसी तरह की शेप निकलती है। तो अब जिस तरह यहाँ पे प्रॉफिट है 100 मिलियन, अब हमें ये देखना है कि भाई इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ना, जो आपने इनकम टैक्स देना है वो कैसे कैलकुलेट करना है। जो कंपनी है उसके लिए जो उसकी नॉर्मल इनकम है, ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई नॉर्मल इनकम क्या होती है, फाइनल इनकम क्या होती है, ठीक है, और उसको आपने कैसे कंप्यूट करना है और उसके ऊपर क्या रेट लगाना है, क्या फ़र्क है इन दोनों में और कैसे करनी है सारी कैलकुलेशन। लेकिन अभी के लिए लेट्स जस्ट अज्यूम 100% आपका जो 100 मिलियन का नेट प्रॉफिट आया, ये नॉर्मल है और इसका जो रेट ऑर्डिनेंस ने दिया हुआ है इनकम टैक्स लॉज में जो गिवन है वो है जी 29%, या आपने इसके ऊपर 29% का टैक्स देना, ठीक है। इसके अलावा जो कानून है उसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं उसको। उसमें आपने देना होता है 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। कि हमारे केस में क्योंकि नेट प्रॉफिट और जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो सेम है और ये हो भी सकता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आपके जो ख़र्चे हैं वो वही हैं जो कि टैक्स वाले मानते हैं, ठीक है।
आपने उसी तरह डेप्रिसिएशन कंप्यूट की हुई है, आपने जो खर्चे जो उन्होंने प्रोविजन बेसिस पे किए हुए हैं वो आपने प्रोविजन पे रखे हुए हैं, और जो उन्होंने पेमेंट बेसिस पे रखे हुए हैं आपने पेमेंट बेसिस पे रखे हुए हैं, या फॉर सम रीज़न वो बिल्कुल सब कुछ मैच हो गया है, तो उस केस में वो आप डेफिनेटली आंसर आ सकता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है एज पर अकाउंट्स वो बिल्कुल मैच कर रहा हो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट के साथ, टैक्सेबल इनकम के साथ, जिसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है। तो अब हमारे केस में क्यों कर रहा था, तो उसके ऊपर आपने पहले 69% देखा, उसके बाद आपने देखा कि अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। इसको हम डिटेल में नहीं लेकिन सिंपल में समझ लें कि जो अगर यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट डिफरेंट होता, ठीक है, बिलफर्स ये 200 मिलियन होता अकाउंटिंग प्रॉफिट, और फॉर सम रीज़न जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो 100 मिलियन होता, तो आपने जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट आया हुआ था उसके ऊपर 200 मिलियन पे आपने 17% लगाना था। हमारे केस में क्योंकि दोनों सेम है तो हम फिर वो 100 मिलियन पे ही 17% लगा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखनी होती है, मज़ीद और भी चीज़ें होती हैं लेकिन अभी के लिए हम सिंपल रख के सिर्फ 3 चीज़ों को देख रहे हैं जो नॉर्मली आती हैं। वो होता है मिनिमम टैक्स, ठीक है, वो होता है आपके टर्नओवर पे। अब जो हमारी सेल है उसका आपने 1.5% वो भी देखने का वो कितना बनता है। तो इस तरह हमारे पास 3 टैक्सेस आए, 29 मिलियन, 17 मिलियन, 15 मिलियन। इन तीनों में से जो हायर है ना वो हमारा टैक्स चार्जेबल है फॉर द पीरियड, जो हमारे केस में 29 मिलियन, यानी हम जब 100 मिलियन की इनकम ड्राइव करेंगे तो उसके ऊपर कितना टैक्स देंगे, 29 मिलियन का टैक्स देंगे गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। तो अब इसी को डिक्लेरेशन को हम फाइल करते हैं आईआरएस में, और इसकी जो सारी फिगर्स हैं वहाँ पे पुट इन करते हैं कि वहाँ पे आपने डिक्लेयर कैसे करना है, ठीक है। तो जो आईआरएस है वो एक पोर्टल है जो कि एफबीआर ने दिया हुआ है। जब आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो आपको वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के जो उन्होंने आपको दिया हुआ है लॉगिन करते हैं, और यहाँ पे फिर आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। तो अभी डायरेक्टली हम फाइलिंग की तरफ जाएंगे कि वहाँ पे किस तरह हम डेटा इनपुट करते हैं और जो अंदर से आईआरएस कैसे दिखता है और किस तरह आपने वहाँ पे डाटा इनपुट करना है, ठीक है ना, और वो किस तरह कंप्यूट कर रहा होता है। तो उस चीज़ को अब देखते हैं। अच्छा, तो आईआरएस के पोर्टल पे जब आप लॉगिन करते हैं उसके बाद आप अब वो लेटर ऑन जब कोर्स लेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई आपने वहाँ पे अपना जो ड्राफ्ट है रिटर्न का वो जनरेट करवाना है, ठीक है। उसमें आपने सिलेक्ट करना है कि आपका टैक्स ईयर कौन सा, किस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी आपने भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे कंप्यूट की उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना होता। तो हमारा जो केस था वो बिज़नेस का था, कंपनी थी, बिज़नेस करती थी। तो यहाँ पे उसने हेड वाइज सारे यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं कि प्रॉपर्टी इनकम होगी तो आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, बिजनेस होगी तो यहाँ पे, कैपिटल एसेट होगी तो इस कॉलम इस वाले टैब में, अदर सोर्स होगी तो यहाँ पे, फॉरेन सोर्स होगी तो इधर। तो उसने यहाँ पे सारे टैब्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमसे रेलेवेंट है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कंपनी की हम कर रहे थे, तो उसके टैब में चलते हैं। सेल हमने यहाँ पे पुट इन की 1 बिलियन की, ठीक है। इसके अलावा हमने पुट इन किया जो डोमेस्टिक परचेज थी हमारी 500 मिलियन की, ठीक है। तो जस्ट लाइक एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में जिस तरह फिगर्स पुट इन करते हैं उसी तरह यहाँ पे उन्होंने डिटेल डालने के लिए वो सारे हेड्स दिए हुए हैं कि आप उसमें सेल डालें, अपना कमीशन है तो वो डालें, जो स्टॉक की वर्किंग है वो डालें, ओपनिंग कितना था, ठीक है ना, परचेज कितना किया, क्लोजिंग डालेंगे, खुद ही जो आपकी कंजम्पशन है वो निकाल लेगा कितनी कंजम्पशन हुई है, ठीक है। तो हमारे केस में तो ओपनिंग क्लोजिंग का कोई डाटा नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्टली परचेज में डाला, और ओपनिंग क्लोजिंग ना होने की वजह से यही हमारी क्या बन गई, कंजम्पशन बन गई, ठीक है। तो इस तरह आप सारे अपने एक्सपेंसेस डालते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा आया, आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आया, ठीक है। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे अपने जो एक्सपेंडिचर हैं वो रिपोर्ट किए। ये डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे रिपोर्ट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ये हैं, ठीक है ना, हमारी इनकम ये है, हमारी सेल ये है। तो जस्ट लाइक हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जो क्या है 215 मिलियन, ठीक है। हमारा कोई और रेवेन्यू तो था नहीं, एक वहाँ पे एडमिन और सेलिंग का हमने खर्चा दिया हुआ, ठीक है, रेंट दिया हुआ था 45 मिलियन का और सैलरीज थी 70 मिलियन की। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे रेंट पुट इन किया और सैलरीज का डाटा पुट इन किया, ठीक है, 70 मिलियन। आप जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आ रही, कोई एविडेंस नहीं आ रहा कि भाई रेंट कितने माह का था, ठीक है ना, किस पार्टी का था, सैलरी किस किस को दी, कितनी कितनी दी।
यहाँ पे सिर्फ आप जो फिगर बता रहे हैं वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेल्फ असेसमेंट हो रही है, इसको लेटर ऑन वो वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे केस में जस्ट लाइक हमारी वर्किंग वो 100 मिलियन इसने भी नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है टैक्स एप्रिसिएशन का, ठीक है। हमारे केस में अकाउंटिंग और टैक्स एप्रिसिएशन सेम है। अगर ना होती तो जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी वो उसने नहीं माननी थी और कहना था टैक्स एप्रिसिएशन लो, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है, अगर आप अकाउंट से वाकिफ़ हैं तो बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे इनके रेट्स लॉ में प्रिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है, जिनके मुताबिक जो है आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। और यहाँ पे सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और ये बाकी जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, सच एज बिल्डिंग हो गया, ठीक है, आपके ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, व्हीकल्स हो गई, ठीक है। तो हमारे केस में प्लांट और मशीनरी वो थी 666 मिलियन की मैंने पुट इन की यहाँ पे, उसके ऊपर उसने डेप्रिसिएशन निकाली 100 मिलियन की और नेट रिटर्न ऑन वैल्यू उसने निकाल दी यहाँ पे। अच्छा जी, तो अगर आपकी डेप्रिसिएशन चेंज हो, यानी वो अकाउंटिंग आप कर रहे हो स्ट्रेट लाइन पे, ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो यहाँ पे फिगर डिफरेंट आएगी। तो वो फिर जो टैक्स एप्रिसिएशन है उसका आपको अलाउंस देंगे, ना कि अकाउंटिंग का। तो इस तरह अब आपने सारा डाटा पुट इन कर दिया, ठीक है। बिजनेस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपने उनको बता दी कि भाई मेरी प्लांट एंड मशीनरी की रिटर्न ऑन वैल्यू ये थी, ट्रेड डेटर ये थे, इन्वेंट्री ये थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतने थे, ठीक है, कैपिटल इतना था मेरा, मेरे रिजर्व्स इतने हैं और मेरे जो पेड अप कैपिटल है वो 200 मिलियन एंड सो ऑन। तो इस तरह जो आपके टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं आपके सामने। तो हमने बेसिकली जो वर्किंग अपनी अकाउंट्स में की वही हमने वहाँ पे डिक्लेयर कर दी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हुआ। अब उसके बाद इसकी कंपटीशन की बारी आई। जो IRS है वो खुद ही रेट मल्टीप्लाई करता है आपकी नेट प्रॉफिट पे या टैक्सेबल इनकम पे। हमारे केस में अब जिस तरह टैक्सेबल इनकम है 100 मिलियन, इसके ऊपर उसने खुद ही कंप्यूट किया कि भाई आपका जो टैक्स है ना वो 29 मिलियन बनता है नॉर्मल का, ठीक है। मैंने उसको डाटा बताया कि भाई जो मेरी टर्नओवर है वो है 1 बिलियन का, तो उसने उसके ऊपर 1.5% 15 मिलियन निकाल दिया, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट मैंने कहा कि 100 मिलियन ही है, तो उसने उसके ऊपर 17 मिलियन निकाल दिया, जस्ट लाइक हमारी वर्किंग, ठीक है। तो इस तरह उसने भी उनमें तीनों में से देखा कौन सा हायर है और उसने कंप्यूट किया 29 मिलियन हमारा टैक्स चार्जेबल। तो इस तरह हमारी और जो IRS की वर्किंग है वो बिल्कुल मैच कर गई, ठीक है। IRS ने भी बिल्कुल इसी तरह आपका जो टैक्स है वो 29 मिलियन निकाला। अब आपने टैक्स जब वहाँ पे सारा पुट इन किया, ठीक है, पेमेंट अदा की। जब पेमेंट आप कर देते हैं तो आप यहाँ पे उसको ऐड करके सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं की हुई। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद ये आप वेरीफाई करके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप वेरीफाई करके इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी तरफ से क्या होगी, डिक्लेरेशन होगी कि मैं कह रहा हूँ मेरी इनकम इतनी है, उसके ऊपर टैक्स इतना बनता है, ठीक है। अभी उसने मुझसे कोई प्रूफ नहीं मांगा, कोई डाटा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैंने उसको सिर्फ जो बताया उसने वो एज इट इज़ मान लिया और इसी को अगेंस्ट उसने सेल्फ असेसमेंट का ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। सो अब इसके बाद अगला स्टेप आता है कि अब जो ये मेरी डिक्लेरेशन है ये मैंने फाइल तो कर दी, अब ये ठीक है कि नहीं ये उनको भी नहीं पता, ठीक है। तो अब उसके अगेंस्ट आपसे वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है, हो सकता है आपका ऑडिट के अंदर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ऑडिट में ये होता है कि वो आपसे आपने जो डिक्लेरेशन फाइल की होती है उसके हवाले से सपोर्टिंग मांगता है बेसिकली, कि आप अगर कह रहे हो कि जनाब मेरा जो टैक्स है 29 मिलियन बनता है, तो वो हर चीज़ वेरीफाई करता है कि हाँ भाई 29 मिलियन ही बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो उसका मैं आपको एक दो नोटिस दिखाता हूँ, ठीक है, किस किस्म के नोटिस आ सकते हैं। और अगर उसको लगता है जब वो डाटा आपसे लेने के बाद कि भाई इसमें मसले लग रहे हैं मुझे, तो वो फिर आपको कह सकता है कि भाई मैं जो आपकी डिक्लेरेशन को नहीं मानता, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास कोई प्रूफ है इसकी सपोर्ट में तो वो मुझे दे दीजिए,
अदरवाइज मैं इसको अमेंड कर दूँगा। तो ये अभी हम नोटिस देखते हैं, ठीक है, और थोड़ा मज़ीद अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करते हैं इस प्रोसेस के हवाले से। अच्छा, तो अब हमने वहाँ पे सारी डिक्लेरेशन जब फाइल की है तो उसके बाद हम अज्यूम करते हैं हमारी ऑडिट में सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब ऑडिट में जब सिलेक्शन होती है तो वो आपसे डाटा रिक्वायर करते हैं, उन्होंने हमसे डाटा मांगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह ना वहाँ पे नोटिस आता है, और वो आता भी किस पे है, जो अभी हम पोर्टल देख के हैं ना उसी पे वो नोटिस भी आ जाता है, ठीक है। वो आपको थ्रू कुरियर भी भिजवा देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी आ जाता है। तो इस तरह फिर आपका जब ऑडिट में सिलेक्शन हुई तो उन्होंने मांगा डाटा, ठीक है। तो उसमें उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने कौन कौन सी चीज़ें उनको देनी है इन सपोर्ट ऑफ योर डिक्लेयर्ड वर्जन, ठीक है, जो हमने डिक्लेरेशन की उसके सपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक ये टेंटेटिव नोटिस है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मांग लिया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स मांग लिया, प्रोडक्शन रिकॉर्ड मांग लिया। अब जैसे हमारे रॉ मटेरियल था उससे गुड्स बनी, गुड्स बिकी, तो उसका प्रोडक्शन रिकॉर्ड उसने मांग लिया। उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मांग लिए, ठीक है ना, लेजर्स मांग लिए सारे। आपका जो एसेट है अगर कोई लीज वगैरह होता तो उसके डिटेल देनी पड़ती। ट्रेड एंड अदर पेबल की उसने पार्टी वाइज और एजिंग मांग ली। एजिंग वो मस्ट मांगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल है कि अगर आपका 3 साल से पुरानी लाइबिलिटी है तो उसको वो ऐड बैक कर देता है इनकम के अंदर, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट का रिकॉर्ड, एडिशन की एविडेंस कि आपने ऐड भी किया कि नहीं किया। ये तो नहीं है फेक एसेट है, पता चले आपने एसेट बाई ना किया और सिर्फ वहाँ पे ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो इस तरह के सारे आपसे प्रूफ मांगते हैं, जस्ट लाइक ऑडिट हो रहा होता है आपका प्रॉपर, ठीक है ना। एम्प्लॉय वाइज डिटेल उसने यहाँ पे मांग ली सैलरीज की, ठीक है ना। आपके लेजर मांग लिए, वाउचर के प्रूफ्स मांग लिए, पेमेंट के प्रूफ मांग लिए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स मांग ली उसने, ठीक है। सो आपसे उसने तरह तरह की चीज़ें एक्वायर कर ली। अच्छा, जब आपने इसके अगेंस्ट नोटिस आपको आया तो आपने सिंपली उसको रिप्लाई में जो भी चीज़ें उन्होंने मांगी थी, ठीक है, वो उस नोटिस को रेफ़र करके, एक तो तरीका ये है कि हम आईआरएस पे ही रिप्लाई कर दें। अब एट टाइम्स ये होता है कि आईआरएस पे आप वन गो में सारा रिप्लाई नहीं कर पाते, आपको एक्सटेंशन दरकार होती हैं, तो उधर ऑप्शन होता है कि आप एक नोटिस को एक दफ़ा रिप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपने दोबारा रिप्लाई करना है तो फिर वो आपको मजबूरन क्या होता है कि आपको थ्रू करियर और पर्सनली प्रेजेंट होके बिफोर द कमिश्नर उसको सबमिट कराना पड़ता है डाटा को। तो सिंपली आप उस नोटिस को रेफ़र करके कि जनाब ये डाटा आपने मांगा था तो हम आपको ये वाला डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह हम उनको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, जब उनके पास डाटा आ जाता है वो इसको सारा गो थ्रू करते हैं। पहले तो उनके पास सिर्फ फिगर्स थी ना, अब वो डाटा आया, उन्होंने इसको गो थ्रू किया और देखा कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैलिड एक्सपेंस था कि नहीं था, जो कानून है उसके मुताबिक अमल किया गया कि नहीं किया, जहाँ पे टैक्स काटना था वहाँ काटा गया कि नहीं काटा गया। क्योंकि जिस एक्सपेंस पे आपने लेट से टैक्स नहीं काटा होता ना वो डिसअलाउ हो जाता है, यानी वो आपको एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। तो इस तरह उन्होंने आपका डाटा सारा एनालाइज किया। उसके बाद वो एक नोटिस भेजते हैं कि जी हम जो आपने जो डिक्लेरेशन की हुई है उसको अमेंड कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक हमें लग रहा है कि उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक नोटिस आया, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया अपने सिनेरियो के लिए। तो यहाँ पे वो इसी तरह रेफ़र करेगा कि भाई आपने एक असेसमेंट फ़ाइल की है, उसको हमने ओरिजिनल असेसमेंट को 120 के अंदर डीम्ड असेसमेंट समझा था, ठीक है, और उसके अंदर हमें लग रहा है कि अल्टरनेशन या फिर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, यानी इसमें चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे और उसके बाद हमें लगा कि आपने जो डिक्लेरेशन की है वो गलत की है, ठीक है। तो उसके अंदर उसने उसी तरह जो हमारी 100 महीने की डिक्लेरेशन थी उसको रिप्रोड्यूस किया। आपने सेल इतनी बताई थी, कॉस्ट ऑफ सेल इतनी थी, जीपी इतना था आपका, और अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना आपने बताया हुआ था, और जो टैक्सेबल प्रॉफिट था वो आपने इतना बताया। हमारे केस में दोनों सेम थे, ठीक है। अब हमने वहाँ पे 200 मिलियन के क्रेडिटर्स दिखाए थे, अगर आपको याद हो, ये ठीक है। तो वो हमसे मांग सकता है कि भी इसकी एजिंग दो, ठीक है। जब आपने उसको वहाँ पे एजिंग दी थी तो उसको उसने एग्जामिन किया, उसको पता चला इसमें जो 30 मिलियन है वो ऐसा है जो कि पुराने पीरियड से रिलेट कर रहा है, और ऐसे पीरियड से रिलेट कर रहा है जिसको इस दफ़ा ऐड करना है, यानी वो 3 साल से पुराना है और वो इस साल फिर ऐड होगा।
तो इस तरह वो फिर जो हमारी लाइबिलिटी है उसको क्या कर देगा, हमारी इनकम का पार्ट बना देगा, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो 100 की जगह 130 कर देगा। ठीक है, इसका भी हम रिप्लाई देंगे अगर हम दे सके तो, नहीं तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा हाँ भी हमसे ये गलती हुई है, हमें उसको इनकम का पार्ट बनाना चाहिए था। ठीक है, फर्दर हमने वहाँ पे ख़र्चे बताए हुए थे, रॉ मटेरियल का, सैलरीज़ का, रेंट का, रिपेयर का। तो क्योंकि कंपनी है, विदहोल्डिंग एजेंट है, तो पेमेंट करते वक्त उसने विदहोल्डिंग करनी थी, यानी टैक्स काट के पेमेंट करनी थी। तो जब उन्होंने टैक्स काट के पेमेंट नहीं की तो उस वजह से क्या हुआ कि जो एक्सपेंस है वो डिसला हो जाएगा। तो उस हवाले से उन्होंने उनसे क्या मांगे हैं, प्रूफ्स मांगे हैं, क्या आपने भी इतनी पेमेंट की है, इसके ऊपर टैक्स काटा है कि नहीं काटा, तो उसका आप हमें प्रूफ प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसका आप प्रूफ प्रोवाइड करेंगे उनको कि भाई मैंने 100 मिलियन का, तो प्रूफ के तौर पे अब आप क्या देंगे, आप क्या करेंगे कि भाई अब मेरी 500 मिलियन का रॉ मटेरियल है, पता चले जी मैंने एक ही पार्टी से लिया हो, अब उस पार्टी का आप उनको पार्टी वाइज लेजर दिखाएं कि ठीक है हमने वहाँ पे ये पेमेंट्स उनको की हैं, ठीक है, उन पेमेंट्स के ऊपर ये हमने टैक्स काटा है। अब अगर कंपनी है तो उसने यकीनन लेजर मेंटेन किया होता है टैक्स पेएबल का, तो वो आप लेजर से दिखाते हैं कि भाई इतना टैक्स मैंने काटा है। उसके बाद उसकी सपोर्ट में आप चलान दिखा देते हैं कि जो मैंने टैक्स काटा है वो जमा भी तो करवाना था। तो बेसिकली आप उनको ये सारी वर्किंग बना के देते हैं, चाहे एक्सेल की फॉर्म में दे दें कि भाई मेरी पेमेंट्स इतनी थी, उन पेमेंट्स के ऊपर इतना टैक्स काटना बनता था और मैंने वो काट लिया, और अगर नहीं काटा तो उसकी वजह बता दें उनको, और ये जो है उनको आपने डेटा सबमिट करवा देना है। उसके बाद अगर उनको लगेगा कि ठीक है आपका डेटा तो ऑल वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो फिर आपको इन एक्सपेंसेस को भी आपकी इनकम का पार्ट बना देंगे। इसके अलावा बड़ा एक कॉमन पॉइंट है कि आपने अगर रॉ मटेरियल का एक्सपेंस किया है तो वो आपसे कह सकता है भाई इसके अगेंस्ट आप मुझे सपोर्टिंग प्रोवाइड करें। ठीक है ना, एविडेंस दें कि ये आपने वाकई खर्चा किया कि नहीं, इन्वॉइसेस दें, इसकी परचेज की इन्वॉइसेस दें। ठीक है ना, इंपोर्ट की है तो जीडियाँ दें। इसी तरह जो सैलरीज एंड वेजेस हैं उसकी डिटेल प्रोवाइड करें। अब वहाँ पे तो हमने एम्प्लॉय वाइज नहीं दी थी, लेकिन अब उसने मांग ली कि भाई एम्प्लॉय वाइज दें, कि कहीं ऐसे तो नहीं कि ये फेक एक्सपेंसेस हैं, ऐसे ही आपने अमाउंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह वो आपसे डाटा मांगेगा। तो अब इस डाटा के भी रिस्पॉन्स, इस नोटिस के रिस्पॉन्स में आप उनको डाटा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो इस तरह का फिर वहाँ से नोटिस आ सकता है कि अभी आपने अपना डिटेल उनको प्रोवाइड करनी है। तो अगर तो आपकी डिटेल मान ली गई, ठीक है, फिर तो ऑल वेल एंड गुड, जो आपने कहा हुआ 100 मिलियन वो एज इट इज़ स्टैंड कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं माना गया, बिलफर्ज हम कहते हैं कि जी वो कहता है कि जी आपने सैलरीज के ऊपर से इतना टैक्स नहीं काटा हुआ, तो मैं जी डिसअलाउ कर देता हूँ, तो फिर होगा क्या कि जो ये आपको एक्सपेंडिचर मिला हुआ है ये आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपकी जो टैक्सेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। पहले आप जो 29 मिलियन दे रहे थे, अब वो आपको 78.3 मिलियन देना पड़ेगा, यानी आपको एडिशनल कितना टैक्स देना पड़ेगा हमारे केस में, वो मैं आपको करके बताता हूँ अभी। तो हमारे केस में आपको एडिशनल 49.3 मिलियन टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह वो फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चेक करते हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, जहाँ पे टैक्स कटना था कटा है कि नहीं, ठीक है ना, उनकी सपोर्टिंग ओके है कि नहीं। ठीक है, तो जब आप सारा डाटा वगैरह सबमिट करवा देते हैं तो उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देते हैं। अगर तो आपके हक में फैसला आ गया तो वो फिर जो आपकी ओरिजिनल असेसमेंट है वो एज इट स्टैंड करती है, लेकिन अगर ना आया तो वो फिर अमेंड हो जाती है। तो इस तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ओवरऑल देख लिया है कि क्या क्या चीज़ हो सकती है और कोर्स में हम कैसे कैसे उसको गो थ्रू करेंगे। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दें ओवरऑल कोर्स का और किस तरह लेकर चलेंगे, और एक जो फियर ऑफ अननोन होता है उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ज़रा आगाह करें कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो हमने एक टेंटेटिव सा नोटिस भी देख लिया, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन भी कर ली। खैर वो पॉइंट बहुत थोड़े थे एक्चुअली, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कशन में आ सकते हैं। ठीक है, उनकी तरफ से पूछे जा सकते हैं, वो फिर हम डिटेल में आगे कोर्स में हर एक प्रोसीडिंग के डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस ओरिएंटेशन क्लास। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ।
तो जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ इट हमारी जो ग्रिप है वो बड़ी मजबूत होगी ओवर इनकम टैक्सेशन। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।